नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, टीजीटी एसएसटी ईएमआरएस, जो ईएमआरएस टीजीटी एसएसटी का टीयर 2 एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो उसमें जो एसएसटी वाला पार्ट है वो प्लस उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर अगली जो क्लास होगी उसमें डिस्क्रिप्टिव इसी टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ईएमआरएस के लिए है। लेकिन क्योंकि आपको पता है 22 मार्च को तो ईएमआरएस का एग्जाम है और फिर 28 मार्च को केवीएस एनवीएस का टीजीटी टीयर 2 एसएसटी का है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस सेम है। केवीएस और एनवीएस में एक या दो टॉपिक एक्स्ट्रा है सिलेबस में, बाकी पूरा सिलेबस सेम है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपके सामने, Which of the following best represent the subsistence crisis during the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो आजीविका संकट का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है क्या? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई लुइस 16 के टाइम पर, लुइस 16 जो राजा था तो उसके टाइम पे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस टाइम पर आजीविका संकट पनप गया था, आजीविका संकट उभर कर आ गया था। तो आजीविका संकट को निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही से रिप्रेजेंट करता है, बताता है उसके बारे में। तो ऑप्शन देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ आउटपेसिंग फूड प्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ आउटपेसिंग फूड प्रोडक्शन। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, औद्योगिक क्रांति का कृषि पर प्रभाव। तीसरा है एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू कॉलोनीज, जो उपनिवेश राज्य थे, देश थे, उनको एक्सपोर्ट किया गया अनाज। रॉयल एक्स्ट्रावेगेंस अलोन। तो देखो भाई, आजीविका संकट उभर कर सामने आ गया था। इस शब्द को सही से व्याख्या जो करता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ आउटपेसिंग फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो कम पड़ गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके सामने, द अक्टूबर मैनिफेस्टो 1905, जो अक्टूबर घोषणा पत्र आया था 1905 में रूस में, मुख्य रूप से जारी किया गया था। तो अक्टूबर मैनिफेस्टो 1905 इन रसिया वाज इशूड मेनली ड्यू टू, किसके कारण इशू किया गया था? ब्लडी संडे एंड वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स, डिफीट इन रूसो जापानीज वॉर, या बोल्शेविक एगिटेशन, या जार्स वॉलंटरी रिफॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, अक्टूबर जो घोषणा पत्र आया था 1905 का रसिया में, वो आया था ब्लडी संडे की वजह से। ब्लडी संडे मतलब राजा ने अपनी सेनाएं भिजवा दी थी और वहां पे 100 लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए वहां पे। और फिर बड़े लेवल पर अलग अलग जगह खूब हड़तालें हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो इसकी वजह से फिर ये आया अक्टूबर मैनिफेस्टो आया। फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास की एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, द इनेबलिंग एक्ट 1933 इन नाजी जर्मनी इफेक्टिवली, जो इनेबलिंग एक्ट आया था 1933 में नाजी जर्मनी में, वो कब से प्रभावी हुआ? तो सस्पेंडेड सिविल लिबर्टीज जो प्रभावी हुआ ये नियम, उसके द्वारा क्या हुआ? तो सस्पेंडेड सिविल लिबर्टीज एंड गेव हिटलर डिक्टोरियल पावर्स, यानी कि जो नागरिकों की स्वतंत्रताएं हैं उसको खत्म कर दिया गया और हिटलर को एक तानाशाही वाली शक्ति दे दी गई। बी, नेशनलाइज्ड बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसके बाद। सी, एंडेड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का समस्या खत्म हो गई। डी, प्रमोटेड बेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेमर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रमोट किया गया। तो देखो भाई, नाजी जर्मनी में ये जो इनेबलिंग एक्ट आया 1933 का, इसके द्वारा क्या हुआ? सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया गया और हिटलर को डिक्टोरियल पावर मिल गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको।
आगे, द सिल्क रूट्स फैसिलिटेटेड नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो, जो रेशम मार्ग है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, जो रेशम मार्ग है वो न सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है व्यापार करने के लिए, न सिर्फ व्यापार करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इसके अलावा और क्या कर रहा है, तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इस्लाम एंड डिजीजेस, बुद्धिज्म के प्रसार में भी भूमिका निभा रहा है रेशम मार्ग, इस्लाम के प्रसार में भी भूमिका निभा रहा है, साथ ही साथ बीमारियों के प्रसार में भी भूमिका निभा रहा है रेशम मार्ग। ठीक है, तो एक प्राचीन मार्ग है जिससे व्यापार होता था दो देशों के बीच में, एक जमीनी मार्ग है ये, जिसे सिल्क रूट कहते हैं। अगला प्रश्न है, इन द कंटेस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये एक थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया, तो देखो ऑप्शन यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया, तो भाई आसान है, 1920 में, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, और फिर 1922 में, 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कारण था चोरी चोरा का इंसिडेंट, चोरी चोरा की घटना। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी के द्वारा वापस किन कारणों से लिया गया, तो उसमें अहम भूमिका है चोरी चोरा इंसिडेंट की, जहां पे एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर दी गई, अब ब्रिटिश अधिकारी मारे गए, और फिर इसमें वायलेंस क्रिएट हो गया, जबकि गांधी जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया था तो ये कह के कि हम शांतिपूर्वक ये करेंगे, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन फिर उन्हीं के समर्थकों ने, जो असहयोग आंदोलन में समर्थन कर रहे थे गांधी जी को, तो उन्हीं के समर्थकों ने जो है हमला कर दिया और एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, तो इसके बदले, उसके वजह से दुखी होकर, परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि इट वॉज माई ब्लंडर, यानी कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। अब असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, असहयोग आंदोलन में विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, जैसे स्वदेशी आंदोलन में किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार, और जो अंग्रेजों के लिए सर्विस करते थे उसमें सर्विस का बहिष्कार, यानी कि कोर्ट में जाने से बहिष्कार, स्कूल जाने से बहिष्कार, ये सब किया गया उनको कमजोर करने के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा गया था क्योंकि यह अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि बिना ट्रायल के जेल में डालने की अनुमति देता था, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को बढ़ाता था, इंडियन प्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, बैन, इम्पोज मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो भाई रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया, उसने क्या किया, उसका प्रोविजन ये था, प्रावधान ये था कि बिना ट्रायल के डिटेन किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसी प्रोविजन को लेकर भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, इसी प्रोविजन को लेकर भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और फिर इसको काला कानून कहा, अंग्रेजों का काला कानून की संज्ञा दी इसको। ठीक है, अब यहीं पे समझ लीजिए, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह ये क्या था, तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में था, प्लस जो जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके विरोध में था।
रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया? तो सीधी सी बात है, साइमन कमीशन भारत में आया था भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के में सुधार लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन साइमन कमीशन जो इंग्लैंड से आया था भारत, उसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेजी थे, भारत का कोई नहीं था। इसीलिए इसका विरोध किया और नारा दिया गया कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारा दिया गया। अब भारत में बहिष्कार क्यों किया गया? इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन? जो फिजिकल फीचर है इंडिया की, वो कितनी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बांटी गई हैं? तो 6 में बांटी गई हैं, 6 में बांटी गई हैं। जैसे कि एक तो पर्वत और मैदान, पठार, रेगिस्तान, रेगिस्तान 4 हो गए। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आइलैंड। तो ये घाट हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। आगे, द डेक्कन ट्रैप इज फॉर्म्ड ड्यू टू? दक्कन का जो ट्रैप है किसके कारण बना? वोल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक अपलिफ्ट, या रिवर डिपोजिशन, या ग्लेशियल इरोजन, ग्लेशियर के पिघलने से। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है जमीन के नीचे, जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, उससे निर्माण हुआ है डेक्कन ट्रैप का, दक्कन के पठार का। ठीक है, आगे, द मेन रीजन फॉर फ्रिक्वेंट फ्लड्स इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन? ब्रह्मपुत्र बेसिन में बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में बार बार बाढ़ आने का कारण है हैवी रेनफॉल एंड ब्रेडेड चैनल पैटर्न, ब्रेडेड चैनल पैटर्न। तो हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ बाढ़ आने का खतरा रहता है हमेशा। आगे, विच सॉइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया? भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो भैया ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, हमें अच्छे से पता है, ये इसके लिए फेमस है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज? जो स्लैश एंड बर्न, जिसे झूम खेती भी कहते हैं एरिया में, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से क्या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत का मतलब है जो सदियों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो नई एनर्जी है, न्यू एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, खत्म नहीं होगा क्योंकि सूर्य से रोशनी मिलती रहेगी और ये ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। आगे है, द राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल आफ्टर द 86th अमेंडमेंट? जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा है किस आर्टिकल में इसको रखा गया है? 86वें संविधान संशोधन के बाद। तो देखिए भाई, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ 2002 में। ठीक है, इसके तहत एक काम तो होता है कि राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन को
फंडामेंटल राइट यानी कि FR फंडामेंटल राइट बना देते हैं अंडर आर्टिकल 21A, अंडर आर्टिकल 21A। दूसरा काम इसी से होता है 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है FD, फंडामेंटल ड्यूटी जो क्या थी, पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है कि अगर उनके बच्चे की उम्र 6 से 14 साल है तो वो उनको स्कूल जाने दें। समझ गए? तो ये दो काम याद रखना है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो आंसर यहाँ आर्टिकल 21A हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताओ आर्टिकल 21 क्या है। ये तो हो गया 21A। अब आप बताओ आर्टिकल 21 क्या है। ध्यान रखेंगे यही वो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है। कमेंट करके मुझे बताएं आप। अगला प्रश्न है In which year was the Panchayati Raj system introduced in India through the 73rd Amendment? 73वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज प्रणाली कब से प्रभावी हो गई, कब से लागू हो गई? तो भाई देखो एक्ट तो आया है 73वां संशोधन, 73वां संशोधन आया है 1992 में और लागू हुआ है 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो DPSP हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये ध्यान रखना आप। USA से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स लिया है। कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्र मजबूत होगा, ये लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का विषय। आपके लिए सवाल, शिक्षा, शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में किस साल शामिल की गई थी? बता देंगे जल्दी से। आगे Which institution is known as the guardian of fundamental rights in India? भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण के लिए कौन सा संस्था है? तो जुडिशरी है भैया, और कोई नहीं है ना। तो जुडिशरी में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय HDI किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP के द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित की जाती है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अब आप कमेंट में मुझे बता दीजिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है? बताओ भाई। अगला प्रश्न, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच सेक्टर इन इंडिया? जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादातर कौन से सेक्टर में देखने को मिलता है भारत में? प्रछन्न बेरोजगारी या छिपी हुई? तो एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलता है, जहां पर जितने लोगों की जरूरत है काम के लिए उससे कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं। तो वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, फिर प्रश्न है बफर स्टॉक इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय, बफर स्टॉक इकोनॉमिक्स 9th क्लास। तो भारत में बफर स्टॉक किसके द्वारा रखा जाता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में फूड कॉरपोरेशन एक्ट, सॉरी
फूड सिक्योरिटी एक्ट FSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, ठीक है। और फिर राशन शॉप भी बनाई गई, राशन की दुकान बनाई गई, PDS सिस्टम के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली, लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI बनी, जो बफर स्टॉक को मैनेज करती है। बफर स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा में जो परचेसिंग कर लेती है गेहूं और अनाज की, तो वो स्टॉक करके रखती है। 22वां प्रश्न है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं हम, बाजार मूल्य सॉरी लागत मूल्य पर निकालते हैं GDP को, वो किसके बराबर होती है? तो GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। GDP एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस, टैक्स घटा दो और सब्सिडी प्लस कर दो, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री आंकड़े इकट्ठा करती है GDP के? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर में जो संस्था है वो है NSO। अगला, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। व्हीट एंड राइस, पल्सेस एंड ऑयलसीड, कॉटन एंड जूट, टी एंड कॉफी। तो गेहूं और चावल के उत्पादन से जुड़ी है हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन का MS स्वामीनाथन व्यक्ति हैं इसके पीछे। विच रिवर इज ऑल्सो नॉन एज सोरो ऑफ बिहार। तो भैया इसमें कंफ्यूज मत होना आप, आसान सा सवाल है। कोसी को कहते हैं बिहार का दुख, और दामोदर को कहते हैं पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक, और इसे बिहार का शोक, क्योंकि बिहार की वजह से बाढ़ आती है, सॉरी बिहार की वजह से नहीं, कोसी की वजह से बाढ़ आती है बिहार में, दामोदर की वजह से बाढ़ आती है बंगाल में, तो दोनों को शोक कहा जाता है उस राज्य का। आगे, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट, जो इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है, ये दोनों कहाँ मिल जाते हैं? नीलगिरी हिल्स पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। मैप में स्टडी करते हुए जो NCERT में दिया हुआ है, तो हमेशा मैप का ये इस्तेमाल करें आप। मानसून थ्रो, मानसून ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड। मानसून ट्रफ किसे कहा जाता है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ को कहा जाता है, पढ़ा होगा ये आपने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप्स। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो चावल ही खरीफ की फसल है। फिर है, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? भैया काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में RTI कब बना? सूचना का अधिकार भारत में कब बना? तो 2005 में बनता है सूचना का अधिकार, तो आंसर हो जाएगा 2005, सूचना का अधिकार। फिर है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भारतीय संविधान की अनुसूची है, शेड्यूल, वो कौन सा है? तो चौथे शेड्यूल में ये सब बताया गया है, राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन के बारे में, बंटवारे के बारे में। फिर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू एक्ट इन विच ईयर। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष नए अधिनियम द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? तो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उससे रिप्लेस कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया स्कीम जो चली भारत में, उसका काम क्या था? तो भैया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना और FDI को अट्रैक्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, ठीक है, और FDI को अट्रैक्ट करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भारत में आकर्षित करना।
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसको भारत में अट्रैक्ट करना, ये मेक इन इंडिया का काम है। मेक इन इंडिया नाम से ही समझ जाओ, मेक इन इंडिया यानी कि भारत में ही बने, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। आगे देखें हम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पास हुआ? 2013 में, अभी मैंने आपको बताया, नाफसा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसी से रिलेटेड बफर स्टॉक है, इसी से रिलेटेड पीडीएस है, इसी से रिलेटेड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस अधिक जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, चिपको आंदोलन किसके द्वारा, कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में शुरू होता है चिपको आंदोलन, पेड़ों के लिए। और आयरन और स्टील प्लांट जो भिलाई में बना, वो किसके सहयोग से बना? तो वो रूस के सहयोग से बना। तो भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, और कौन सा था? तो ये जो बने स्टील प्लांट वो सेकंड 5 ईयर प्लान में बने हैं 1956 से 61 के बीच में, ठीक है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? भारत में मैग्नीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। ये मिनरल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। फिर है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट विच 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किन 4 महानगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। फिर है एल नीनो फिनोमिना लीड्स टू, जो एल नीनो है उसकी वजह से भारत में क्या घटना होती है? तो भैया सूखा पड़ता है, मानसून कमजोर पड़ जाते हैं, बारिश कम होती है। 40वां, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, ये 1976 में किया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में। और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, छोटा संविधान, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। क्लियर है? याद रहेगा यहां तक? तो ये 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे और इनका जो लेवल है वो और टफ होगा अगले टेस्ट में, तो ध्यान से देखते रहिए। अगले टेस्ट में फिर हम 40 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, उसमें जो लेवल है वो इससे और ज्यादा अप होगा, ठीक है। तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा देंगे यहाँ पे, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।